नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्जाम शूटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज मैं आप लोगों को बेसिक मैथ में कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा। देखिए, अक्सर हम परीक्षाओं में बड़ी चीज़ें तो हम जानकारी ले लेते हैं, परंतु कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम जानकारी नहीं ले पाते हैं, जिनके कारण हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो कोई भी परीक्षा की तैयारी हो, अगर छोटी छोटी बातें हमको छोटे छोटे जो सॉल्यूशन होते हैं अगर वो जानकारी रहती है उसकी, तो हम किसी भी बड़े सवाल को गलती नहीं करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम कथन के माध्यम से समझेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला कथन आपको समझा रहे हैं, दिया है किसी कथन में, माफ कीजिएगा, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो उसका गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। जी हाँ, पहला कथन आपके सामने है कि किसी संख्या को अगर शून्य से गुणा करते हैं या शून्य में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका गुणनफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। जैसे कि उदाहरण देते हैं, हम आपको उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है गुणे अगर शून्य है तो इसका मान शून्य प्राप्त होगा। जी हाँ, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर शून्य है गुणे 10 है तो इसका मान भी शून्य प्राप्त होगा। या फिर और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई संख्या है जो कि ऋणात्मक संख्या है, ऋण 15 है, तो इस तरीके से इसका भी गुणनफल शून्य प्राप्त होगा। या फिर उदाहरण और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए -10 हो गया गुणे 5 हो गया गुणे 0 हो गया, तो इसका देखिए यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का गुणनफल भी 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं तो ये ऋण ये अंक में दिया गया संख्या दिया, ये भी संख्या, लेकिन ये शून्य का गुणा किया गया है इन तीनों में, तो इसका मतलब इसका भी परिणाम जो आएगा वह शून्य आएगा। और देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए और भी संख्या ले सकते हैं, जितनी भी संख्या लेंगे अगर उनमें 0 से गुणा कर देंगे तो वह हमेशा 0 ही होगा। तो याद रखिएगा ये बात कि अगर किसी भी संख्या में हम शून्य से गुणा करते हैं या शून्य में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा उसका परिणाम शून्य होता है। तो इसके बाद देखिए दूसरा कथन है जो कि अक्सर बच्चों से गलती होती रहती है। यहाँ पर दूसरा कथन दिया गया है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, अगर शून्य में हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा उसका जो भागफल आता है वह शून्य ही आता है। जैसे उदाहरण मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए है, यहाँ उदाहरण समझाया जा रहा है नंबर 1, ये 0 डिवाइड बाई, अगर मान लीजिए इस तरीके से दिया गया है 15, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से दिया गया है, इसको हम बटा के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि भाग का मतलब होता है बटा। तो याद रखिएगा, देखिए ये 0/15 हो जाएगा, तो इसका मान 0 आ गया आएगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर देखिए जो कथन है इसके हिसाब से कि अगर शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए, भाग मतलब बटा रहे, तो उसका मान हमेशा शून्य आता है। या इस रूप में अगर लिखा रहे 0 डिवाइड बाई यानी 0/15, तो भी उसका मान हमेशा शून्य आता है। चाहे इस तरीके से लिखा रहे चाहे इस तरीके से लिखा रहे, हमेशा उसका परिणाम जो आता है वो शून्य आता है। तो याद रखिएगा। अभी देखिए और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 0 है डिवाइड बाई -10 है, तो इसका भी जो मान आएगा, देखिए अगर शून्य ऊपर है यानी अंश में है और हर में कुछ भी रहे तो उसका मान हमेशा शून्य आता है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है, याद रखिएगा, कि अगर शून्य में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल हमेशा शून्य आता है। अब चलते हैं, अब कुछ और कथन समझते हैं। तो तीसरा कथन है, यदि किसी संख्या को शून्य से भाग किया जाए तो भागफल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्फिनेटिव या हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित प्राप्त होता है। ऐसे 8 को हम समझ लीजिए कि पट करके लिख दिए हैं, तो उसे अपरिभाषित कहते हैं, तो यही प्राप्त होता है। तो आइए उसको उदाहरण समझते हैं। फिर से बता दूं कि यदि किसी संख्या को शून्य से भाग किया जाए तो भागफल इनफाइनाइट अर्थात अपरिभाषित प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी संख्या को अगर शून्य से हम भाग देंगे तो हमेशा अपरिभाषित प्राप्त होता है। कैसे, जरा उदाहरण समझिएगा। जैसे मान लीजिए 15 है और डिवाइड बाई 0, अगर हम 15 में 0 से भाग करते हैं तो याद रखिएगा ये 15/0 कर सकते हैं ऐसे, तो इसका जो मान आएगा, दरअसल अगर देखिए 0 हर में आ गया तो इसका मान इनफाइनाइट प्राप्त होगा।
ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कभी भी अगर हर में अगर शून्य हो, अंश में कुछ भी हो, तो उसका मान हमेशा इनफाइनाइट आता है, यानी कि अपरिभाषित आता है। और उदाहरण समझते हैं, जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके से -200 और बटा 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -200 में से 200 में 0 से हमें क्या करना है, भाग करना है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो भागफल आएगा इन्फिनेटिव आएगा, यानी अपरिभाषित आएगा। और मान लीजिए एक संख्या और है, इस तरीके से 215 है, माइनस में है। अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो इसका भी मान इन्फिनेटिव अर्थात अपरिभाषित आएगा। अपरिभाषित का जरा अर्थ मैं समझा दूं, थोड़ा यहाँ पर समझिएगा। अपरिभाषित का अर्थ क्या होता है, इन्फिनेटिव का अर्थ क्या होता है। जैसे मान लीजिए 1/0 है, तो इसका उत्तर जो आएगा अपरिभाषित आएगा। तो अपरिभाषित का मतलब क्या होगा, जरा समझिएगा। 0 से हम 1 में भाग करेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं, जिस तरीके से हम भाग लगाते हैं। तो देखिए 0 कम 0 हो जाएगा, ये फिर घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 0 कम 0, फिर 1 बचेगा, 0 कम 0। इसका मतलब ये हुआ कभी ये कटेगा नहीं। इस तरीके से जो इसका मान आएगा अनंत बार आएगा। तो अनंत को ही हम, ये जो अनंत बार मान आ रहा है, इसी को हम कहते हैं अपरिभाषित। इसको हम इन्फिनेटिव तक लिख देते हैं, इस तरीके से इन्फिनेटिव लिख देते हैं। अब चलते हैं, कुछ कथन लेते हैं। और तो अगला कथन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन नंबर 4 देखिए। किसी भी संख्या या अक्षर की घात शून्य होने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, किसी भी कोई संख्या हो या फिर कोई अक्षर हो, उसके ऊपर अगर 0 घात है तो उसका मान हमेशा 1 प्राप्त होता है। कैसे, जरा समझिएगा। उदाहरण मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए है 15 और इसके ऊपर घात 0 लगा हुआ है, तो इसका मान हमेशा याद रखिएगा 1 प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर कथन समझाया जा रहा है, नियम समझाया जा रहा है, उसके हिसाब से इसका मान 15 घाते 0 है, तो उसका मान 1 होगा। जैसे मान लीजिए -200 है, इसके घात अगर 0 है, तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। या फिर और उदाहरण लेते हैं, अक्षर मान लीजिए है, मान लीजिए इस तरीके से यक्स है, 5 यक्स है और उसके ऊपर घात 0 है, तो उसका मान हमेशा 1 होगा। या फिर अगर मान लीजिए इस तरीके से है, -200 यक्स है और उसके ऊपर 0 घात है, तो उसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। तो याद रखिएगा, किसी भी संख्या या किसी भी अक्षर अर्थात किसी भी चर राशि या अचर राशि के ऊपर अगर शून्य घात लगा हुआ है, तो उसका मान 1 होता है। तो देखिए कथन अगला है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जी हाँ, मान लीजिए कोई संख्या है, अगर उसी संख्या से उसमें भाग दिया जाए तो हमेशा 1 प्राप्त होता है। तो ये देखिए उदाहरण जैसे हम समझा रहे हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए है 525 है, डिवाइड बाई 525, तो इसका मान 1 प्राप्त होगा। या फिर मान लीजिए और उदाहरण समझते हैं कि -20 है और डिवाइड मतलब भाग का दूसरा रूप होता है बटा, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। -20 बटा -20 है, तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। यानी कि -20 में -20 से ही भाग दिया जा रहा है, तो इसका भी मान 1 होगा। या फिर अगर मान लीजिए चर राशियाँ हैं, चर राशियों के हिसाब से मान लीजिए लिया गया है 3x² डिवाइड बाई 3x², तो इसका भी मान 1 होगा। या फिर और उदाहरण समझते हैं, जैसे मान लीजिए अगर है आपके सामने 215 माइनस में है, और अगर -215 से हम डिवाइड करते हैं तो भी इसका मान 1 प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। तो कथन देखिए अगला दिया है, किसी संख्या में 1 से गुणा या 1 से भाग करने पर परिणाम वही प्राप्त होता है। यानी किसी संख्या में अगर 1 से हम गुणा करते हैं तब भी वही संख्या आता है, या 1 से हम भाग करते हैं तब भी वही संख्या प्राप्त होता है, भागफल। जैसे यहाँ उदाहरण हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए है एक संख्या है 210 और गुणे अगर हम 1 से अगर हम गुणा कर रहे हैं तो वही संख्या प्राप्त होगा, अर्थात 210 ही प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए और उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए 320 है
अगर 1 से हम गुणा कर रहे हैं तो यह -320 ही प्राप्त होगा। या फिर उदाहरण और समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए गुणा हो गया भाग, अगर मान लीजिए इसी 225 है, 225 में अगर हम 1 से भाग करें तो भी 225 ही प्राप्त होगा। या फिर उदाहरण और समझते हैं, -550 है, अगर 1 से भाग किया जाता है तो इसका भी मान -550 प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा कि अगर हम किसी भी संख्या में 1 से गुणा या 1 से भाग करते हैं तो उसका जो परिणाम आता है यानी गुणनफल या भागफल जो आता है वही संख्या आता है। देखिए यहाँ पर छोटा टॉपिक और भी लेते हैं, जोड़ एवं घटाना के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नियम देख लीजिए, थोड़ा जोड़ने और घटाने का नियम क्या होता है। पहला नियम आपके सामने समझाया गया है, दो धनात्मक संख्याएं सदैव जुड़ जाती हैं तथा योगफल के पहले प्लस निशान लगाया जाता है। जी हाँ, अगर दो धनात्मक संख्याएं हैं तो हमेशा वो जुड़ जाती हैं और उनके पहले प्लस निशान लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं कि अगर मान लीजिए +10 है, +15 है, तो ये देखिए दोनों धनात्मक संख्याएं हैं। अगर यहाँ पर प्लस नहीं रहता तो भी हम यहाँ पर धन छिपा हुआ मानते हैं, यानी ये भी धनात्मक संख्या मानते हैं। तो देखिए धनात्मक संख्या यहाँ पर दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों जुड़ जाएंगी। 10 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इसके पहले प्लस निशान लग जाता है यहाँ पर, देखिए नियम के अनुसार। तो यहाँ प्लस निशान छिपा भी रहता है, याद रखिएगा, इसलिए हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा काम चल जाता है। तो याद रखिएगा दो धनात्मक संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं और उसके पहले प्लस का निशान लग जाता है। या फिर अगर मान लीजिए 2 से ज़्यादा संख्याएं हैं, 3 संख्या है, 4 संख्या है, लेकिन अगर सब धनात्मक है तो याद रखिएगा हमेशा वो जुड़ जाती हैं। जैसे कि उदाहरण हम और समझा दे रहे हैं। उदाहरण मान लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए 3 संख्या दिया हो, जैसे 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। अब तीनों तो संख्या देखिए धनात्मक है, इसके पहले भी धन चिन्ह छिपा है, यहाँ पे धन है, यहाँ पर भी धन है। तो ऐसी स्थिति में तीनों संख्याओं के पहले प्लस का निशान है, यानी कि धनात्मक संख्याएं हैं, तो धनात्मक संख्या हमेशा जुड़ी जाती हैं। तो जोड़ लीजिए, इसको हम जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 60। जी हाँ, इसके पहले प्लस निशान छिपा है, चाहे लिखें चाहे ना लिखें। तो याद रखिएगा कि दो धनात्मक संख्याएं अगर रहेंगी तो 2 संख्याएं हो या 3 संख्या या 4 संख्या, जितनी भी संख्या अगर धनात्मक है तो हमेशा जुड़ जाती हैं, उसके पहले प्लस निशान लगाया जाता है। याद रखिए यहाँ पर दूसरा नियम देखिएगा, दूसरा नियम दे रखा है, दो ऋणात्मक संख्याएं सदैव जुड़ जाती हैं तथा योगफल के पहले माइनस चिन्ह लगाया जाता है। तो जी हाँ, अगर दो ऋणात्मक संख्याएं हैं तब भी वो जुड़ जाती हैं। याद रखिएगा, अक्सर लोग गलती करते हैं। याद रखिएगा दो ऋणात्मक संख्याएं भी जुड़ जाती हैं, लेकिन उसके पहले जो योगफल जो आता है उसके पहले माइनस निशान लगाया जाता है। याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ऐसे है, -10 है और -15 है, ये दोनों देखिए माइनस में दिया गया है, -10 है, -15 है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या लिखा जाता है, माइनस लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया जाएगा। जैसे उदाहरण और भी समझिए, जैसे मान लीजिए एक दिया है, 3 संख्याएं ले लेते हैं, -10 हो गया, -20 हो गया, -50 हो गया। तो इस तरीके से तीनों संख्याएं हम देख रहे हैं, ये तीनों संख्याएं माइनस भी दी गई हैं, माइनस माइनस माइनस। तो ऐसी स्थिति में हम तीनों संख्याएं देखेंगे कि माइनस में दी गई हैं, इसलिए तीनों संख्या को जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 80, लेकिन माइनस चिन्ह उसके पहले लगाएंगे तो माइनस चिन्ह, ये -80 आ जाएगा। अब देखिए तीसरा नियम यहाँ पर दिया गया है कि एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक संख्या होने पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है तथा चिन्ह वह लिखा जाता है जिसका मान बड़ा होता है। जी हाँ, याद रखिएगा कि अगर एक संख्या धनात्मक है और एक संख्या ऋणात्मक है तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी जाती है, लेकिन चिन्ह वह लिखा जाता है जिसका मान बड़ा होता है। जैसे उदाहरण समझते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण हम यहाँ पर ले रहे हैं, उदाहरण नंबर 1 यहाँ पर समझाया जा रहा है कि एक संख्या मान लीजिए धनात्मक लिया गया, दूसरी संख्या ऋणात्मक लिया गया। जैसे यहाँ पर 10 - 15 किया गया, तो 10 के पहले हम जानते हैं धन छिपा है, यानी कि धनात्मक संख्या है ये, और ये ऋणात्मक संख्या है। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि एक धन है, एक ऋण है, यानी एक प्लस है, एक माइनस है, तो हम घटाएंगे और घटाने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो 15 में से हम 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए चिन्ह क्या लिखेंगे, चिन्ह यहाँ पर लिखा गया तथा चिन्ह वह लिखा जाता है जिसका मान बड़ा होता है। जो मान बड़ा है उसके पहले जो निशान होता है वही चिन्ह लिखा जाता है। तो देखिए 15 हम देख रहे हैं बड़ा संख्या है, बड़ी संख्या है, इसलिए 15 के पहले जो निशान है यानी कि माइनस निशान है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर एक धन रहेगा, एक ऋण रहेगा, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे और चिन्ह बड़े वाले मान का लिखते हैं। जैसे और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए ये हो गया -10
और प्लस 15, इस तरीके से अगर दिखाई दिया तो यहाँ पर देखिए एक माइनस है एक प्लस है, तो ऐसी स्थिति में एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो हम घटाएंगे 15 में से 10 गया बचेगा 5, और चिन्ह बड़े वाले मान के पहले जो चिन्ह रहता है वही लिखा जाता है, यानी 15 बड़ा है, 15 के पहले प्लस निशान है तो यहाँ पर प्लस निशान लिखेंगे। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर प्लस चाहे लिखो चाहे ना लिखो ये बात सेम होती है। जैसे मान लिया और उदाहरण लेते हैं, -100 है और प्लस मान लीजिए 90 है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 100 में से हम 90 घटाएंगे क्योंकि एक माइनस मिल गया, एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या है एक धनात्मक संख्या है, तो ऐसी स्थिति में ये घटेगा, तो 100 में से हम 90 क्या कर देंगे घटा देंगे, बराबर 10 बचेगा। और चिन्ह बड़े वाले मान का यानी बड़ा 100 है, 100 के पहले जो निशान होता है वही लिया जाता है, तो 100 के पहले माइनस निशान है, इसलिए ये जो परिणाम आएगा -10 आएगा। अब चलते हैं कुछ और तथ्य लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इसके पहले जोड़ और घटाना समझ लिया, अब देखिए गुणा यहाँ पर समझते हैं, जिसे हम इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर 4 नोट आपके सामने लिखे गए हैं, चारों आप नियम याद रखिएगा। प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, और माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस। तो यहाँ पर देखिए नोट भी हम समझ सकते हैं कि समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक तथा असमान चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक होता है। तो आइए अब इसको डिटेल समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो अगर प्लस संख्याएं, दो धनात्मक संख्याएं, उनके बीच में अगर गुणे का निशान लगा हुआ है तो हमेशा उसका जो चिन्ह का जो गुणनफल आता है वह प्लस आता है। जैसे मान लीजिए है 5 और गुणे 10 है, तो देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा पहले प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं, और 5 का 10 में गुणा करेंगे तो आपका 50 हो जाएगा। और ये प्लस चिन्ह चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, आपको मैंने बताया है। और इसी प्रकार से अगर इसका उदाहरण देखें हम, दो संख्याएं अगर माइनस माइनस में है, उनके बीच में निशान गुणे का है, तो उनका गुणनफल पहले चिन्हों का गुणनफल जो आएगा वो धनात्मक यानी धन आएगा। देखिए जैसे -5 है, -10 है, तो पहले हम चिन्ह का गुणा करेंगे, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और 10 का 5 में गुणा करेंगे 10 × 5 = 50 हो जाएगा। इसका उदाहरण लेते हैं कि अगर एक संख्या प्लस है एक संख्या माइनस है, उसका गुणनफल क्या होगा, तो याद रखिएगा माइनस में आएगा। जैसे मान लीजिए है 5 गुणे -10 है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, इसका गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, 10 × 5 = 50 हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार से -50 इसका आंसर आएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस एक संख्या रहे और एक संख्या प्लस रहे, उसके बीच में गुणे का निशान हो तो माइनस चिन्ह आता है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, -5 है और 10 है, तो ऐसी स्थिति में पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, और 10 × 5 = 50 हो जाएगा। इस प्रकार से याद रखिएगा कि समान अगर चिन्ह रहेगा तो उनका गुणनफल, देखिए यहाँ पर समान चिन्ह है यानी प्लस प्लस माइनस माइनस, समान चिन्ह होने के नाते इसका गुणनफल जो आएगा ये धनात्मक है। समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक और असमान चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक होता है। अब चलते हैं भाग समझते हैं। यहाँ पर भाग समझते हैं जो चिन्हों से संबंधित है। अक्सर लोग भाग में चिन्ह को देखते हुए गलती कर देते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ चिन्हों के भाग से संबंधित है, तो इसको हम एक नोट के माध्यम से समझेंगे कि हम चिन्हों का भाग कैसे करते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसी संख्याएं हैं जो कि ऋणात्मक है या धनात्मक है और उसमें अगर भाग देना है तो हम चिन्ह क्या लिखते हैं, चिन्ह अक्सर लोग गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो नोट मैं दिखा रहा हूँ, नोट के माध्यम से अगर याद रखेंगे तो कभी भी आपका गलती नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नोट लिखा है कि यदि अंश एवं हर के चिन्ह समान है, समान मतलब दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं, इसी को समान बोलते हैं, तो समान है तो धनात्मक चिन्ह प्राप्त होता है, तथा यदि अंश एवं हर के चिन्ह असमान हैं तो ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण मैं समझा दे रहा हूं, यहाँ पर देखिए उदाहरण, यानी कि प्लस चिन्ह अंश में भी है और प्लस चिन्ह अगर हर में भी है तो याद रखिएगा उसका जो परिणाम आएगा वह धनात्मक आएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दे रहे हैं, छोटा उदाहरण ले रहे हैं, बहुत बड़ा उदाहरण नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए 6 है प्लस 6 है प्लस 3 है, यहाँ पर निशान लिख भी दे सकता है या नहीं भी लिखा हो सकता है, तो यहाँ हम समझेंगे कि यहाँ पर प्लस निशान है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको भाग करेंगे तो ये जो आएगा परिणाम ये धनात्मक आएगा, और ये आपका मान जो आएगा ये 3 दूना 6 आएगा, यानी +2 आएगा। अब प्लस यहाँ पर नहीं भी लिख सकते हैं तब भी हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पर दूसरा देखिए, माइनस अगर अंश में है और माइनस हर में भी है तभी उसका जो परिणाम आएगा वो धनात्मक में आएगा, यानी धन चिन्ह के साथ आएगा। जैसे मान लीजिए -6 है और -3 है,
तो ऐसी स्थिति में जो परिणाम हमारा आएगा वो धनात्मक रूप में आएगा सूत्र के हिसाब से। तो ये देखिए करिएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, होता क्या है ये माइनस माइनस भी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए जो परिणाम आएगा +2 आएगा। यहाँ पर देखिए तीसरा उदाहरण मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कि अगर एक प्लस अगर जैसे एक चिन्ह धन हो एक चिन्ह माइनस हो अर्थात असमान चिन्ह है तो उसका परिणाम जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा। जैसे मान लीजिए आ गया 6 है -3 है, तो ऐसी स्थिति में जो परिणाम आएगा वो ऋणात्मक आएगा। ऋण चिन्ह हम पहले लगा लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये -2 आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर भी देखिए अगर मान लीजिए अंश वाला जो मान है वह ऋणात्मक है और हर वाला जो मान है वो धनात्मक है, जैसे मान लीजिए 6 है और 3 है, तो ऐसी स्थिति में ये असमान चिन्ह है तो यहाँ पर परिणाम जो आएगा माइनस में आएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो इस तरीके से -2 आएगा। तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी भिन्न का अंश और हर अगर दोनों का चिन्ह जो है अगर समान है तो उसका जो परिणाम आता है वो धनात्मक आता है। और अगर कोई ऐसा भिन्न हो जिसके अंश और हर के जो चिन्ह है वो असमान है तो उनका जो परिणाम आता है वह ऋणात्मक आता है। तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, वंदे मातरम।